हम पढ़ रहे पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 8 शाम एक किसान, इस कविता के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर और देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए इस प्रकार है। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। रूपक का अर्थ होता है रूपक अलंकार, जिसमें किसी चीज को किसी दूसरी चीज, सजीव चीज का रूपक दिया जाए या किसी दूसरी चीज का रूपक दिया जाए। यहाँ देखो, पहाड़ को किसान का रूप दिया गया। पहाड़ जैसे किसान है, आकाश क्या है, जैसे साफा है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा या आकाश रूपी साफा बताया गया है, ऐसा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर के समान हो, चादर सी हो। तो ये समानता दर्शाई जाइए, इसलिए उपमा अलंकार है, उपमा है। आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। कविता में हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, पहली तो है आकाश का साफा, यानी आकाश रूपी साफा रूपक अलंकार है, या आकाश के समान है साफा। साफा कैसा है, आकाश जैसा है। दूसरी एक रूपता है सूरज की चिलम या सूरज रूपी चिलम। चौथी एक रूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जो पेड़ है उनके ऊपर खिले हुए लाल लाल फूल, वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल अंगीठी की तरह। अंगीठी क्या होती है, सर्दी में तापने के लिए। जैसे पहाड़ रूपी किसान है तो वह जंगल रूपी, वो जो पलाश के जंगल है उसकी अंगीठी ताप रहा है, क्योंकि ठंड की रात है, ठंड का समय है, ठंड की शाम है। तो इस ठंड से बचने के लिए वह अंगीठी जला रखी है, उसने सिगड़ी जला रखी है। तो ये पलाश के जंगल कैसे, पलाश के जंगल रूपी अंगीठी वह ताप रहा है। पांचवी एक रूपता क्या है, अंधकार भेड़ों के गले सा। अंधकार कैसा हो गया है, या अंधकार रूपी भेड़ रूपी अंधकार जो कि कैसा है, गले के समान, यानी भेड़ों के झुंड के समान, समूह के समान। जिस प्रकार से भेड़ें एक साथ बैठती है, एक झुंड में एक साथ खड़ी होती है, एक साथ बैठती है, तो उसी प्रकार ये अंधकार भी एक साथ आकर सिमट गया है, एक साथ आकर यहाँ बिछ गया है। आगे देखिए, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर की बोली सुनकर हमें कैसा महसूस होगा, कौवा का सुनकर कैसा महसूस होगा, मैना, तोता, चील, हंस, इन सब की बोली को सुनकर हमें कैसा महसूस होगा। देखिए, कबूतर की अगर बोली सुने तो हम क्या महसूस कर सकते हैं, खत ले लो। क्यों महसूस करेंगे, क्योंकि जो कबूतर है ये हमेशा ही पत्रवाहक के रूप में देखा गया है, पत्र इधर उधर पहुंचाने के रूप में। कौवा मेहमान आएंगे, कौवे की बोली सुनकर हमें क्या महसूस होगा कि मेहमान आएंगे। आपने वो गाना भी सुना होगा कि उड़ उड़ रे मेरा काला रे कागला, कद मारा पीऊ जी घर आवे। कब मेहमान घर आएंगे, जब वो बोलेगा कौवा, तो ऐसा सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि कौवा बोल रहा है द्वार पर तो कोई मेहमान आएगा। तो कौवा बोल रहा है तो हम क्या महसूस करेंगे कि मेहमान आएंगे। मैना गीत मनमोहक है कि मैना बोलेगी तो हाँ, उसकी आवाज कितनी प्यारी लगेगी। तोता, रट्टू तोता, पढ़ते रहो। चील की नजर बड़ी तेज होती है, वो ऊपर से भी अपने शिकार को देख लेती है काफी ऊपर से। तो चील की आवाज सुनकर हमें क्या महसूस होगा कि क्या कह रही होगी, ताकते रहो, जागते रहो, ताकते रहो है। हंस की आवाज सुनकर क्या महसूस होगा कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तेरी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है, इतना सुंदर हंस। तो हंस की आवाज सुनकर हम इन शब्दों का या इनका महसूस कर सकते हैं कि वो क्या कह रहे होंगे, उनकी आवाज में हमें यह महसूस हो सकता है। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग होगा। अगर हम इस कविता को एक चित्र के रूप में ढलें, जैसे पहाड़ है और पहाड़ को किसान का रूप दें, साफा बंधाएं, आगे सूरज है उसे चिलम का रूप दें, तो इनमें किन किन रंगों का हमें प्रयोग करना होगा। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए सफेद, हरा, लाल, भूरा, नीला, काला, सिंदूरी, नारंगी, कत्थई आदि रंगों का प्रयोग करना होगा, ताकि इस कविता में आए हुए सारे दृश्य चित्रित किए जा सके, उन्हें चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। 3 रंगों का प्रयोग हमें करना होगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न, और आगे का प्रश्न देखिए इस प्रकार है। शाम के समय में ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। जब शाम का समय होता है, सूरज ढलने का समय होता है, उस समय पक्षी क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, फल बेचने वाले,
माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे, ये सब क्या करते हैं? जब सूर्य ढलने का समय होता है, सूरज ढलने का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, तो पक्षी क्या करते हैं? देखिए, पक्षी शाम के समय पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। घर जाने का समय हो गया। सूर्य ढलता है, सूरज ढलता है, तो संदेश क्या मिलता है? चाहे कोई भी हो, सूरज ढल रहा है तो उसे स्वतः ही संदेश मिल जाता है कि अब घर चलना है। खिलाड़ी क्या करते हैं? खेल समाप्त कर घर की ओर चल देते हैं। शाम का समय हो गया। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने की कोशिश करते हैं और यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी फल बेचकर घर की ओर लौटते हैं, घर की ओर जाते हैं। माँ क्या करती है? बच्चों के घर आने का इंतजार करती है कि भाई सूरज ढल गया, आए नहीं अभी तक, कितनी देर में आएंगे। माँ घर पर इंतजार कर रही है, घर आने का वक्त हो गया, सूरज ढल गया मतलब घर आने का वक्त हो गया। पेड़ पौधे क्या करते हैं? दिन भर हवा में डोलकर स्थिर खड़े हो जाते हैं। शाम के समय दिन भर हवा में इधर उधर झूमते रहते हैं, इधर डोलते हैं, हवा के झोंकों के साथ झूलते रहते हैं। लेकिन शाम को जब हवा स्थिर हो जाती है तो पेड़ पौधे भी एकदम स्थिर खड़े हो जाते हैं, मानो वे विश्राम कर रहे हो। शाम का समय हो गया, अब खेलने का, डोलने का, हवा के झोंकों के साथ झूलने का समय नहीं, अब विश्राम का समय है। पिताजी क्या करते हैं? दफ्तर से लौटकर घर आते हैं और घर आकर परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं। सूरज ढल रहा है यानी घर जाना है। समय क्या हो गया? घर चलने का समय हो गया। किसान क्या करते हैं? शाम के समय अपने साथी बैलों के साथ घर आते हैं। शाम का समय हो गया, बैलों को लेकर, जानवरों को लेकर, गायों को लेकर घर आ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शाम के समय बच्चे घर के आंगन में खेलते हैं, घर के आंगन में खेलते रहते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, सारे बच्चे इकट्ठे होकर और खेलते हैं शाम के समय। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, ट्वी ट्वी टू टू। इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत संध्या का वर्णन करते हैं। ऊपर दी गई कविता और सुमित्रानंदन पंत की कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? जो कविता हमने पढ़ी है, देखिए, कवि पंत ने अपनी कविता संध्या के वर्णन में पक्षियों की मनोदशा को दर्शाना चाहते हैं कि संध्या के समय पक्षी क्या करते हैं। संध्या का झुटपुट या संध्या का समय है, बांसों के झुरमुट में पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, आकर बैठ गए और वो क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। उस संध्या के समय में पक्षियों की मनोदशा, पक्षी क्या करना चाहते हैं, पक्षियों की आवाज, पक्षियों का कलरव, ये दर्शाना चाहते हैं। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता में शाम एक किसान में, इस कविता में एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मनोहारी तरीके से किया है। उन्होंने पक्षियों की आवाज नहीं, उन्होंने तो एक किसान के रूप में इस दृश्य को देखा है कि ये जो शाम का समय है, शीत ऋतु की शाम का समय है, जाड़े की शाम का समय है, ये किसान के रूप में है। तो किसान के रूप में रूपक के माध्यम से उन्होंने इसका वर्णन किया है। और सुमित्रानंदन पंत कवि पक्षियों की चहचहाहट का, पक्षियों की मनोदशा का वर्णन करते हैं। अब हम देखते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में सबसे पहले हम देखते हैं नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। इन शब्दों में देखिए, चादर सी, गले सा, पर्दा सी, चादर सी, नन्ही सी, पर्दा सा, छोटा सा। जो सा और सी, ये जो इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इनसे पहले आने वाले शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों में सा और सी शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में किया गया, दो प्रकार से किया गया है। संज्ञा शब्दों के साथ में चादर सी, गले सा व पर्दा सा, ये संज्ञा शब्द है। और विशेषण शब्दों के साथ में मरियल सा, छोटा सा और नन्ही सी। तो संज्ञा शब्दों के साथ में भी हुआ है और विशेषण शब्दों के साथ में भी हुआ है। तो इनका अंतर क्या है? देखिए, संज्ञा शब्दों में सा और सी का प्रयोग, सा और सी शब्दों का उपमा यानी तुलना के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए, नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान, उपमा दी गई है नदी को चादर की, या उसकी समानता बताई गई है कि नदी कैसी है, चादर के समान है। तो संज्ञा शब्दों के साथ में समानता प्रकट की गई है सा और सी शब्दों से। भेड़ों के गले सा अर्थात भेड़ों के झुंड जैसा, अंधकार कैसा हो गया? भेड़ों के झुंड जैसा हो गया, एक जगह सिमट गया है, ऐसे सिमट कर गहरा हो गया है।
तो समानता प्रकट की गई भेड़ों की झुंड में और अंधकार में। पानी का पर्दा सा अर्थात पानी के पर्दे के समान, उस पर्दे में और पानी के पर्दे में समानता प्रदर्शित की गई है। जो हिल रहा है पास में, उसमें समानता या उपमा यह प्रस्तुत की गई है सा और सी शब्दों के माध्यम से। और विशेषण शब्दों में सा और सी का प्रयोग विशेषण के रूप में किस प्रकार से किया गया देखिए। मरियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता, कुत्ते की विशेषता क्या है कि मरियल है या कमजोर है। तो यहाँ सा किसके साथ आया? विशेषण के साथ में। और इधर जो सा सी आया ये किसके साथ आया? संज्ञा शब्दों के साथ में। यहाँ पर तुलना की जा रही है और यहाँ पर विशेषता प्रकट की जा रही है। दिल है छोटा सा अर्थात छोटा सा दिल, दिल की विशेषता क्या है कि छोटा है। नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी सी चिड़िया, तो चिड़िया की विशेषता क्या है कि वह छोटी है। तो विशेषण के साथ में विशेषता प्रकट करते हैं और संज्ञा शब्दों के साथ में तुलना या उपमा के रूप में यहाँ पर सा और सी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए भाषा की बातों को हम आगे बढ़ाएं और दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। आंधी, दहक और सिमटा, इन शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम आंधी। ये आंधी है। देखिए आंधी से बचने के लिए बालक दीवार की ओट में छिप गया। तो यहाँ जो आंधी है ये क्या प्रकट कर रही है? तेज हवा, यानी तेज गति से चलने वाली हवा के अर्थ में तेज गति से चलने वाली हवा के संदर्भ में यहाँ आंधी शब्द का प्रयोग किया गया है कि बहुत तेज गति से हवा चल रही है, आंधी चल रही है, उससे बचने के लिए बालक दीवार के पीछे छिप गया है, दीवार की ओट में छिप गया। अब दूसरा देखिए, वह आंधी की तरह दरवाजे में घुसा और जोर जोर से चीखने लगा। यहाँ पर ये जो आंधी है ये तेज हवा नहीं है, ये आंधी क्या है? उस बच्चे ने उस वो दरवाजे में घुसा और उसने आंधी मचा दी, तूफान मचा दिया, हलचल मचा दी जोरों से। तो यहाँ आंधी आई है, ये तेज हवा नहीं है, यहाँ पर हलचल है। और यहाँ पर ये जो आंधी शब्द है ये तेज हवा है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। दो अर्थों में हम यहाँ पर आंधी शब्द को प्रयोग कर चुके हैं। दहक, घर में आग जोरों से दहक रही है, यानी आग लग रही है। यहाँ पर आग की लपटें, अग्नि, यहाँ अग्नि का अर्थ आग क्या है? यहाँ पर अग्नि है। दहकना क्या है? यहाँ पर अग्नि की लपटें हैं। आग दहक रही है, ये दहकना यानी जलना, आग जल रही है, आग की लपटें उठ रही है। तो यहाँ पर तो क्या है? अग्नि की लपटें हैं। और देखिए दूसरा अर्थ, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसका मन अभी भी दहक रहा है। यहाँ आग नहीं लग रही है, आग की लपटें नहीं उठ रही है, लेकिन मन में जलन हो रही है, दाह है, मन के अंदर एक दंश है कि वो जलन, मन में जलन हो रही है कि उसके भाई की मौत का बदला उसे लेना है। तो यहाँ पर दहकना यानी आग की लपटें उठना और यहाँ दहकना यानी मन में जलन होना, यहाँ आग की लपटें नहीं है। सिमटा, यहाँ देखिए सर्दी के कारण बच्चा अपनी माँ की गोद में सिमटा बैठा था, संकुचित होकर सिकुड़ कर, ठंड लग रही है, सर्दी के कारण बच्चा, ठंड के कारण बच्चा सिकुड़ कर बैठा है माँ की गोद में। तो यहाँ हुआ सिकुड़ना या संकुचित होने के अर्थ में। और भोज का काम खत्म होते ही, भोज का काम होते ही सारा काम सिमट गया अर्थात समाप्त होने, काम सारा ही खत्म हो गया। भोजन का काम निपटा और काम दूसरा सारा ही काम खत्म है, धीरे धीरे सारा काम खत्म हो गया। तो सिमटना यानी यहाँ पर देखिए काम समाप्त होने के अर्थ में आया है। धन्यवाद।